हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इंटरनेट। इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटरनेशनल नेटवर्किंग। इंटरनेशनल मीन्स होता है अंतरराष्ट्रीय और नेटवर्किंग मीन्स होता है जुड़ाव, जुड़े हुए होना, जाल की तरह बिछे हुए होना। मीन्स इंटरनेशनल नेटवर्किंग का अर्थ हुआ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाल की तरह जुड़े हुए होना। इंटरनेट आज की तारीख में सबसे उपयोगी चीज़ है और इंटरनेट के बहुत सारे फायदे हैं जिनको अभी हम कुछ फायदों को अभी हम यहाँ देखेंगे। इन फायदों की, इन लाभों के लिए आज की तारीख में इंटरनेट को सबको सीखना चाहिए। इंटरनेट की बहुत सारी कॉमन टर्म्स जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि इंटरनेट या कंप्यूटर बहुत टिपिकल है, मैं आज के टॉपिक में उन सभी शब्दों को यहाँ पे समझाऊंगी। किंतु इससे पहले मैं थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि इंटरनेट के लाभ क्या है और इंटरनेट क्यों सबके लिए उपयोगी है। कुछ छोटी छोटी और कॉमन सी बातें मैं बताना चाहूँगी कि सभी व्यक्तियों के लिए इंटरनेट में, आम लोगों के लिए भी इंटरनेट आवश्यक है, ज़रूरी है, तो वो क्यों है। आप इंटरनेट के माध्यम से हर प्रकार की एजुकेशन, हर प्रकार की शिक्षा घर बैठे ले सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सीखना चाहें तो घर बैठे सब कुछ सीख सकते हैं। डांस सीख सकते हैं, आप कंप्यूटर सीख सकते हैं, आपकी जो 9, 10, 11 सीनियर वगैरह इन सब की जो एजुकेशन आप कर रहे हैं वो सब आप पढ़ सकते हैं। मैथ, साइंस, हिंदी सब कुछ आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। आपको कोई चीज़ रिपेयर करनी है, उससे संबंधित आपको डिटेल लेनी है, वो सब आप सीख सकते हैं। मीन्स आप कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप इंटरनेट के माध्यम से नहीं सीख सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब आपको इंटरनेट का सही प्रयोग आता हो। एक दूसरी विशेष बात मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर कि यदि आपने कंप्यूटर का कोई भी 1 साल का अच्छा कोर्स किया हुआ है तो आप कंप्यूटर और इंटरनेट का बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि DCA, PGDCA, ये आपके बेसिक कोर्सेज हैं जिनमें आपको पूरे कंप्यूटर की और साथ में इंटरनेट की, इन सब चीज़ों की बेसिक ऐसी जानकारी मिलती है कि आप कहाँ क्या प्रयोग कंप्यूटर का और इंटरनेट का कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप घर बैठे अर्निंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको ऑनलाइन मिलते हैं। आप ऑनलाइन का मतलब होता है कि इंटरनेट पर रहते हुए, मीन्स जब हम कनेक्ट हैं उस समय, हम इंटरनेट से जब कनेक्ट हैं तब जब हम जो काम कर रहे हैं वो एक तरह से ऑनलाइन वर्क कहलाता है। तो बहुत सारे ऑनलाइन वर्क हम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आपको तो जानकारी होगी या हो सकता है ना हो, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में कई ऐसे वर्कर्स भी होते हैं, ऑफिसर्स भी होते हैं जो घर बैठे ही कंपनी के काम को करते हैं। उनको ऑफिस में भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है और वो घर बैठे पूरा कंपनी के काम को वहीं से हैंडल करते हैं और ये सब संभव है इंटरनेट की वजह से। तो इंटरनेट से आप घर बैठे कमाई भी कर सकते हैं। यही नहीं, और भी आप बहुत सारी कमाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन काम ले सकते हैं, डाटा फीडिंग का काम ले सकते हैं, ट्रांसलेशन का काम ले सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो काम देने के लिए बैठी हुई होती हैं, तो आप उनसे काम लेकर और उसके बदले में आपको वो पैसा भी देते हैं, वो सारे आप कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट पे फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको अवेयर भी रहना चाहिए, मीन्स जागृत भी रहना चाहिए कि क्या हम ये जो कर रहे हैं ये वैलिड है या इनवैलिड है या फर्जी तो नहीं है। ये सब बातें हमें सोचनी समझनी होंगी और यदि हम ये सब ठीक से कर सकें तो हम इंटरनेट से बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। ये सारी बातें डिटेल में हम बाद में आगे धीरे धीरे करके लेंगे। अभी मैं शॉर्ट में आपको इसका ये खास बातें बताना चाहूँगी। इसके अलावा आप आजकल इंटरनेट द्वारा घर बैठे हर तरीके की खरीदारी कर सकते होंगे। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको हर प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल कराती है और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको पेमेंट भी हाथ के हाथ नहीं देती हैं, बल्कि वो कहती हैं कि आप इनको ट्राई करो और जब आप डिलीवरी हो जाए, आपके पास आ जाए, तब आप इनको यूज़ में लेके और तब आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा गारंटी भी देती हैं कि 1 महीने में या 3 महीने में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वापस कर सकते हैं, आपको पैसा वापस मिलेगा। इस तरीके से आप हर चीज़ को
घर बैठे खरीद भी सकते हैं। आपके टेलीफोन के बिल, बिजली के बिल, ये सब आजकल ऑनलाइन जमा होते हैं। आप इन सबको घर बैठे, हमारा जो समय है वो खराब नहीं करके घर बैठे हम फ़ोन के बिल, बिजली के बिल और इसके अलावा हमारे बैंक की जितने भी काम हमें बार बार करने होते हैं, उन सब कामों को हम ऑनलाइन मीन्स इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा एक और विशेष बात हम देखें कि इंटरनेट क्यों उपयोगी है, तो आप देखते हैं कि आजकल लगभग सभी काम इंटरनेट के द्वारा होने लगे हैं। आप अगर कोई फॉर्म भी भरना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट के द्वारा ही ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, और ये तभी संभव है जब आपको इंटरनेट की अच्छी जानकारी हो। वैसे आप जो है ई मित्र केंद्रों द्वारा इनको भरते हैं, किंतु यदि आपको जानकारी हो तो आप आसानी से इसमें बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। इसके अलावा आप घर बैठे अपने पुराने सामानों को या अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह को बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। कई चीज़ें बहुत कम कीमत में और अच्छी कीमत में हमें मिल जाती हैं, और कई हमारी चीज़ें बहुत अच्छी कीमत पर बिक भी जाती हैं। ऐसे बहुत सारे फायदे इंटरनेट से हैं। फिलहाल अब मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगी इंटरनेट का थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन और उसकी टर्म्स के बारे में जानकारी। इंटरनेट का पुराना नाम जो है ARPANET है, ARPANET, ARPANEट, ARPANET, ये इसका पुराना नाम है। पुराने समय में ये ARPANET नाम से जाना जाता था और इसका प्रयोग सुरक्षा के कार्यों के लिए किया जाता था। धीरे धीरे जो है इसका प्रयोग कमर्शियल हुआ और स्कूलों में एजुकेशन वगैरह के लिए, और फिर आज की तारीख में आप इसके प्रयोग को देख रहे हैं कि किस तरीके से ये वर्ल्ड वाइड हो गया। वर्ल्ड वाइड मीन्स विश्व जितना विस्तृत, पूरे विश्व में फैल गया। प्रारंभ में केवल सुरक्षा के लिए इसका कार्य किया जाता था, और इसका सबसे पहले जो विकास किया था 1969 में अमेरिका में ही हुआ था। अमेरिका की एक एजेंसी थी, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसका पूरा नाम था, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये रिसर्च के काम करती थी और इसीलिए इसने इसका प्रयोग किया, इसको बनाया 1969 में, तो इसका नाम भी ARPANET रखा गया। ये सुरक्षा के और खोजबीन के कुछ कार्यों को, कुछ विशेष कार्यों को संपन्न करती थी, और धीरे धीरे आप इसका प्रयोग देख ही रहे हैं। तो ये इसका पुराना नाम था। अब मैं आपको इंटरनेट की कॉमन शब्दों से परिचित कराती हूँ, ताकि आप इंटरनेट का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकें और समझ सकें कि क्या चीज़ आपके लिए उपयोगी है और क्या चीज़ आपके लिए उपयोगी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं इंटरनेट की टर्म्स। तो आइए हम सीखते हैं इंटरनेट की शब्दावली को। देखिए, www सबसे कॉमन टर्म है जो इंटरनेट में प्रयोग में ली जाती है। इसको हम W3 भी बोलते हैं, W3 भी बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। वेबसाइट्स के समूह को www या W3 कहा जाता है। पूरे विश्व भर में इंटरनेट की जो किरणें फैली हुई है उसी को एक तरह से www कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड मीन्स संसार, वाइड मीन्स चौड़ी, विस्तृत, वेब माने किरण, मीन्स संसार जितनी चौड़ी किरण। पूरे विश्व भर में जो इंटरनेट फैला हुआ है, और इंटरनेट पूरा वेबसाइट्स के माध्यम से ही है। बिना वेबसाइट के इंटरनेट कुछ नहीं है, और बिना ब्राउजर्स के इंटरनेट कुछ नहीं है। तो इस पूरे को, जो वेबसाइट्स का पूरा जो कलेक्शन है, हम एक तरह से उसको www यानी वर्ल्ड वाइड वेब नाम से जानते हैं, जिसे W3 भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कई जगह आप जब वेबसाइट्स खोलते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे www और फिर कुछ स्लैश के साइन, फिर HTTP इस प्रकार से लिखा हुआ आता है। वही ये शब्द है जो हमें लिखना, लेकिन हमें इसको लिखना जरूरी नहीं होता है। ये अगर हम वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो खुद भी अपने आप आगे स्वतः ही लग जाता है। तो एक शब्द आपने देखा www या W3।
3। नेक्स्ट शब्द है जो आपने देखा होगा प्राय HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पे संपूर्ण वेबसाइट जो है लिंक्स की बनी हुई होती है। आपने देखा होगा कहीं भी आप अपने माउस को अगर लेके जाते हैं, ब्लू कलर के जो प्राय शब्द होते हैं उन पे यदि आप लेके जाते हैं तो इस प्रकार से एक हाथ का आइकन आता है और इसका मतलब है कि यदि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज वहाँ पे खुलेगा, वेबसाइट का एक पेज वहाँ पे खुलेगा। तो पूरा जो इंटरनेट है, पूरी जो वेबसाइट्स हैं वो इन हाइपर लिंक्स की ही बनी हुई होती हैं। और ये जो टेक्स्ट होते हैं जो ब्लू कलर के आपको दिखाई देते हैं, जिन पे आप क्लिक करते हैं, जहाँ पे आप लेके जाते हैं तो हाथ आता है, वो टेक्स्ट जो है हाइपर टेक्स्ट कहलाते हैं। हाइपर टेक्स्ट। तो इसीलिए इंटरनेट पर जो नेटवर्किंग के लिए डाटा भेजने, प्राप्त करने या हाइपर टेक्स्ट पे काम करने के लिए क्लिक करें तो ये खुले वो खुले, इन सब प्रक्रियाओं के लिए जो प्रोग्राम्स बने होते हैं, नेटवर्किंग में उन प्रोग्राम्स को प्रोटोकॉल्स कहते हैं, इंटरनेट में हम उन प्रोग्राम्स को प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो ये HTTP भी आपका एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, मीन्स एक प्रोग्राम है जो पूरे इंटरनेट पे वर्क करता है और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर करता है। मीन्स इस प्रकार के जो हाइपर टेक्स्ट होते हैं उनको, उनसे संबंधित ट्रांसफरिंग करने के लिए जो नियम बने हुए हैं उन्हें हम बोलते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे सामने, ये भी हमें वेबसाइट पे लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम सीधा वेबसाइट का नाम लिखेंगे। जैसे आपको भास्कर की वेबसाइट खोलनी है तो आप केवल भास्कर.com लिखेंगे, आगे ये चीज अपने आप लगकर आ जाती है, हमें इसको लिखना नहीं होता है। नेक्स्ट आप देखते हैं वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट एक तरह से आपके जो कॉपीज होती हैं, फाइल होती है, बिल्कुल आप इसको उसी तरीके से समझ सकते हैं। और दूसरा हम देखें कि वेबसाइट इंटरनेट पे खुली हुई दुकानें हैं। एक प्लेन जो कागज होता है, प्लेन फाइल होती है, खाली फाइल, ब्लैंक फाइल जो बहुत सारे पेजेस का संग्रह होती है, उसी प्रकार से बहुत सारे पेजेस का संग्रह हमारा वेबसाइट कहलाता है। उसमें पेजेस को वेब पेजेस कहते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट हो गई वेब पेजेस का संग्रह। और इन फाइलों में ये कई तरह की होती हैं, कमर्शियल भी होती हैं, एजुकेशनल, फ्री एजुकेशन वाली भी होती हैं और पर्सनल भी होती हैं, सबकी अपनी अपनी वेबसाइट्स होती हैं। तो ये एक तरह से इंटरनेट पे खुली दुकानें हैं। जैसे हमारी पर्टिकुलर कोई शॉप है, उसमें क्या क्या आइटम हम लोग रखते हैं, कितने कितने के आइटम हमारे पास हैं और कितनी वैरायटी है, उन सब की डिटेल हम पूरी वेबसाइट पे डाल देते हैं। और फिर जिसको भी खरीदना होता है या जिससे हमें जिसको भी हमसे कांटेक्ट करना होता है, वो हमारी वेबसाइट को खोल के और हमसे कांटेक्ट करके उस चीज़ को मंगा सकता है या उस चीज़ की डिटेल ले सकता है। यही काम वेबसाइट का होता है। इसी प्रकार से वेबसाइट्स, मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की हैं। तो एक तरह से हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि इंटरनेट पर खुली हुई दुकानें जो है वेबसाइट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेब पेज। मैंने अभी बताया कि सामान्य रूप में हम फाइल बोलते हैं, रजिस्टर, हमारे सिंपल रजिस्टर बोलते हैं। तो उस फाइल के एक पेज को हम पेज बोलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ वेबसाइट जो है बहुत सारे पेजेस का संग्रह है, बहुत सारे पेजेस से मिलकर बनी हुई है, लेकिन इन पेजेस को वेब पेजेस कहा जाता है। मीन्स वेब पेजेस, वेबसाइट्स के पेज, वो हमारे वेब पेजेस कहलाते हैं। सर्फिंग, इंटरनेट पे कार्य करना, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं या कुछ देख रहे हैं या कोई फॉर्म भर रहे हैं, कोई भी जो आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं उसको हम सर्फिंग बोलते हैं।
SURFING, सर्फिंग। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज हमारी होती है ब्राउजर। ब्राउजर एक प्रकार से सॉफ्टवेयर ही होते हैं, जैसा मैंने कहा प्रोटोकॉल्स जो है सॉफ्टवेयर ही होते हैं, उसी प्रकार से ब्राउजर्स भी सॉफ्टवेयर ही होते हैं। किंतु ब्राउजर एक ऐसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जो आपके लिए वेबसाइट्स के लिए या संपूर्ण इंटरनेट के लिए प्लेटफॉर्म का कार्य करते हैं। प्लेटफॉर्म मीन्स जैसे ट्रेन पटरी पर चलती है, ठीक इसी प्रकार से आप कोई भी वेबसाइट यदि खोलेंगे तो सबसे पहले आपको ब्राउजर सॉफ्टवेयर को खोलना होगा। ब्राउजर सॉफ्टवेयर आपके जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, जब ये आप सिस्टम को खरीदते हैं और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके उसके अंदर होता है तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफॉल्ट डला हुआ आता है। और बाकी वैसे अभी जैसे आप देख रहे हैं गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस समय, इसके अलावा मोजिला है, फायरफॉक्स है और भी अन्य कई वेब ब्राउजर्स हमारे यहाँ पे मार्केट में आ चुके हैं और हम अपने प्रयोग के अनुसार जो है ब्राउजर्स प्रयोग में लेते हैं। तो सबसे पहले ब्राउजर आपके पास होना चाहिए, तभी आप इंटरनेट चला सकेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि आप इंटरनेट को चलाएंगे कैसे, आपको कैसे पता इंटरनेट चालू हो गया है। तो आप देखेंगे कि आपका जो डेस्कटॉप या आपका लैपटॉप जिस पे भी आप इंटरनेट को चला रहे हैं, यदि आप उससे कनेक्ट हैं तो नीचे की तरफ दो कंप्यूटर के आइकन्स बन के आएंगे छोटे छोटे से, और वो कनेक्टेड उस पर जब हम लेके जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कनेक्टेड। कनेक्शन कई प्रकार के होते हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको आगे के उसमें बताऊंगी कि हम किस प्रकार का कनेक्शन लेते हैं। तो यदि हमारे कनेक्शन पे डिपेंड करता है कनेक्शन कैसा है। यदि हमने कनेक्शन वो वाला लिया हुआ है जिसमें हमसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है तो हम अपना यूजर नेम, जिस भी कंपनी से हम कनेक्शन लेते हैं वो हमें यूजर नेम देगी और एक पासवर्ड देगी, वो हम उसमें डालेंगे और उस पर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हम नेट से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हम कनेक्ट होने के बाद भी देखेंगे कि हमारी स्क्रीन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि हम कनेक्ट हो चुके। लेकिन इंटरनेट को चलाने के लिए जो हमारे पास चीज होनी चाहिए, जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो हमारा होता है ब्राउजर। और जब तक हम उस ब्राउजर को नहीं खोलेंगे तब तक हम इंटरनेट को नहीं चला सकते। अतः ब्राउजर्स क्या होते हैं? इंटरनेट को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर मीन्स वेबसाइट्स को खोलने के लिए सॉफ्टवेयर। ब्राउजर का हिंदी मीनिंग या शाब्दिक अर्थ भी होता है ब्राउज करने वाला। ब्राउज करने वाला मीन्स खोलने वाला। तो खोलने वाला मीन्स ब्राउजर, वेबसाइट्स के वेब पेजेस को खोलने वाला। तो ये ब्राउजर हमारे पास होना जरूरी है। नेक्स्ट चीज आप देखते हैं ISP। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मीन्स इंटरनेट की सेवा देने वाला। प्रोवाइडर मीन्स, प्रोवाइड मीन्स होता है देना और प्रोवाइडर मीन्स होता है देने वाला। इंटरनेट की सेवाएं देने वाला। आप लोग देखते होंगे कि आप कई मोबाइल्स प्रयोग में लेते हैं। आजकल मोबाइल बहुत चलन में, सभी लोगों के पास मोबाइल्स वगैरह होते हैं। तो सभी के पास कोई ना कोई एक सर्वर होता है। मैं जैसे आप पूछते ना आपका कौन सा कंपनी का मोबाइल है, तो ये तो हो गई कंपनी मोबाइल की। लेकिन आप पूछते हैं कनेक्शन कौन सी कंपनी का है, तो कोई कहता है कि आइडिया का है, कोई कहता है एयरटेल का है, कोई कहता है BSNL का है। अलग अलग कंपनीज के आपके जो है कनेक्शन होते हैं। इसका मतलब होता है कि वो कंपनियां आपकी सर्वर हैं। आपको मोबाइल में मोबाइल पूरा एक तरह से नेटवर्किंग के थ्रू ही चल रहा है। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से मोबाइल करते हैं और फॉरेन में बैठा हो उससे बातचीत कर सकते हैं आप। तो स्वाभाविक है कि ये नेटवर्किंग के थ्रू ही संभव हो पा रहा है। और ये नेटवर्किंग की सारी सुविधाएं आपको जिनके द्वारा दी जा रही हैं वो है आपकी ISP मीन्स वो कंपनी जिससे आइडिया है, BSNL है, रिलायंस है, एयरटेल है, ये सब आपके जो हैं ISP है मीन्स इंटरनेट की सेवा देने वाली कंपनियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था
कि प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो एक तरह से प्रोग्राम होते हैं, किंतु इंटरनेट पे काम करने के लिए, इंटरनेट से सर्फिंग करने के लिए या इंटरनेट पे सभी प्रकार के, हर प्रकार के कार्य करने के लिए जो प्रोग्राम्स के समूह बने हुए हैं उन्हीं को यहाँ पे प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। जो नियम बने हुए हैं उन्हीं को यहाँ पर प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। ये हर कार्य के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। मुख्य प्रोटोकॉल आपके होते हैं TCP/IC, TCP/IC, इसका IP, इसका पूरा नाम होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये मुख्य प्रोटोकॉल हैं जो पूरे इंटरनेट पर कार्य करते हैं। ट्रांसफर को नियंत्रित करने वाले नियम या प्रोग्राम या इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट है आपका HTML, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रकार की भाषा है जिसके अंदर वेबसाइट के लिए कोडिंग लिखी जाती है, वेब पेज बनाने के लिए कोड्स लिखे जाते हैं, प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी जो है मार्केट में इसके कई वर्जन्स आ चुके हैं। बहुत अच्छी जो है HTML के वर्जन्स मार्केट में उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा अपन बहुत अच्छा जो है वेबसाइट या वेब पेज तैयार कर सकते हैं। वेबसाइट आपका वेब पेजेस का कलेक्शन ही होती है। बहुत सारे वेब पेजेस आप बनाएंगे और फिर उनको लिंक करेंगे, तब आपकी एक वेबसाइट तैयार हो जाएगी। वेबसाइट बनाने के लिए और बनाने के बाद उसको पब्लिश करने के लिए और उसके लिए हमें डोमेन लेना होता है। वो सब प्रक्रियाएं जब आप इंटरनेट धीरे धीरे सीखेंगे तो मैं आगे के पार्ट्स में आपको बताऊंगी। फिलहाल हम ये जान रहे हैं कि HTML एक प्रकार की लैंग्वेज है, एक प्रकार की ऐसी भाषा है जिसके अंदर हम वेब पेजेस के लिए प्रोग्राम्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली एक खास बात यह है कि HTML का अपना कोई एडिटर नहीं होता है। एडिटर मतलब कोई भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं होता कि HTML पे क्लिक करें, वो आए और हमारे सामने HTML खुले, उसमें हम कोडिंग करें। इसके लिए नोटपैड में ही जाके प्रोग्राम लिखा जाता है और उसमें उसको HTML में बनाने के लिए कुछ HTML के कमांड्स होते हैं जिन्हें उसमें टैग्स कहा जाता है, TAGS। उनका प्रयोग करके हम पूरे कमांड्स को लिखते हैं या उनको वेब पेजेस के लिए हम आवश्यक निर्देशों को लिखते हैं। और इसके अलावा जब हम उसे सेव करते हैं तो जो भी हम नाम देते हैं उसके बाद डॉट लगा के HTML या HTM लिखते हैं, तो वो जो फाइल है आपकी नोटपैड की, वो नोटपैड की नहीं रह के वेबसाइट के लिए एक वेब पेज बन जाती है। तो इस प्रकार से HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट, मीन्स जिन पर क्लिक करें तो कुछ नया खुले, ऐसे वाले टेक्स्ट को चिन्हित करने वाली भाषा, वो होती है हमारी HTML। इसके आधुनिक कई वर्जन्स जो है मार्केट में आ चुके हैं, XML, DHTML और आजकल PHP का बहुत ज़्यादा चलन है। और भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। HTML भाषाओं में कुछ थोड़ी सी कमियां थी। सिंपल प्रोग्रामिंग हम इसमें कर सकते थे, तो हमारे सामने स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस बनी जिनको हम इसके अंदर प्रयोग में यदि लेते हैं तो फिर हम अपने वेब पेज को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट है, VB स्क्रिप्ट है, इस प्रकार से बहुत सारी स्क्रिप्टिंग भाषाएं हैं जिनका प्रयोग करके हम हमारे वेब पेजेस को प्रभावी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है शब्द ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स, ई का मतलब यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉनिक। और जैसा कि मैंने आपको हमारे फंडामेंटल्स की वीडियोस में या फंडामेंटल्स में बताया कि कंप्यूटर जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से व्यवसाय करते हैं। कॉमर्स मीन्स व्यवसाय,
तो उस पूरे प्रोसेस को ई कॉमर्स कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम कंप्यूटर के माध्यम से ही सब कुछ कई चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, कई जानकारियाँ लेते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, सॉन्ग्स सुनते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, पब्लिश करते हैं, उसके लिए भी हम कनेक्शन लेते हैं, वो सारे काम जो भी हम कर रहे हैं। तो इंटरनेट से व्यवसाय करना जो है वही उसके लिए इंटरनेट में शब्द है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट हमारे सामने आता है ई मेल। यहाँ पे फिर हम ध्यान देंगे, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, मेल मीन्स डाक। जब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाक भेजी जाती है तो उसे हम ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाक। और अब मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो बताने जा रही हूँ कि यदि आपको इंटरनेट नहीं आता है या इंटरनेट पर कोई काम करना है और उसकी जानकारी आपको नहीं है, या आप कोई और चीज़ जो है आप जानना चाहते हैं, या आपकी हिंदी की प्रॉब्लम है कि इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आती है, हम इंग्लिश अच्छे से समझ सकते हैं, इस तरीके की यदि आपकी समस्या है तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका यहाँ पे बताने जा रही हूँ जिसके माध्यम से आप पूरी तरीके से कार्य कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आधुनिक समय में मीन्स अभी सबसे ज़्यादा प्रचलित हमारा वेब ब्राउज़र जो है वो गूगल क्रोम है, और गूगल क्रोम पे हम किसी भी प्रकार के डाटा को सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसके बारे में ये बताना चाह रही हूँ कि आप किस प्रकार से वहाँ पर जाके और उसको अपने डाटा को ढूंढ सकते हैं, या कोई भी जानकारी अगर आपको नहीं है तो आप उसको किस प्रकार से काम में ले सकते हैं। तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, सबसे पहले जो मैं आपको कॉमन वेबसाइट है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। एक तो हमारी वेबसाइट है google.com। ये सर्च इंजन है, सर्च इंजन मीन्स होता है खोजक टूल। इस वेबसाइट पे जाके आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं, कुछ भी खोज सकते हैं। किस प्रकार से हम इसको खोलते हैं, तो सबसे पहले आप ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपके डेस्कटॉप पे कौन सा ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम हो सकता है, या मोज़िला हो सकता है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है। ये अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है तो आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे और नेटवर्किंग वाले जो टॉपिक है इसके अंदर जाएंगे तो आगे देखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम से आपको एक प्रोग्राम मिलेगा। ई का आइकन उस पर बना हुआ होगा, छोटे ई का, आप उस पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद एक शब्द है जो मैं आपको यहाँ बताने से रह गई हूँ, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर खुलेगा, मैं आगे इन सबको आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगी। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपका खुलेगा उसमें ऊपर की तरफ एक बार होगी, जगह होगी, जहां पे आप जाके आपकी वेबसाइट का नाम लिखेंगे google.com। उस जगह को हम URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वहां पे आप google.com लिखेंगे। ये लिखते ही आपके सामने google.com वेबसाइट खुल जाएगी। गूगल एक कंपनी का नाम है जिसने अपनी वेबसाइट बनाई, उसको नाम दिया गूगल। और .com ये जो होते हैं ये डोमेन नेम होते हैं। डोमेन नेम मीन्स होता है पहचान। जिस प्रकार से आप लोगों के नाम होते हैं, जैसे मेरा नाम नीता शर्मा है, और भी सभी के नाम होते हैं, तो ये दो भागों में बटे हुए होते हैं, प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम, यानी प्राथमिक नाम और विस्तारित नाम, द्वितीयक नाम। तो प्रारंभिक नेम हमारी पहचान होता है और जो दूसरा नाम होता है वो हमारे समूह की, हमारे समाज की, हमारी जाति की पहचान होता है कि हम किस वर्ग से संबंधित हैं। ठीक इसी प्रकार से आप जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं वो वेबसाइट किस प्रकार की है, किस वर्ग की है या किस जाति की है, वो हमारे कहलाते हैं डोमेन नेम। जैसे आपने देखा यहाँ पे है .com, तो .com मीन्स आपकी ये वेबसाइट कमर्शियल है। और बहुत सारे डोमेन नेम हो सकते हैं, .edu मीन्स एजुकेशनल, .in इंडिया। ऐसे बहुत सारे डोमेन हैं
जो आप ले सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, जो आपकी वेबसाइट की पहचान बताते हैं कि आपकी वेबसाइट किस प्रकार की है। जैसे ही आप ये google.com आपकी URL पर टाइप करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुल के आएगी और वहाँ पे आप देखेंगे कि बीच में एक इस प्रकार से लंबा सा जो है टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ होगा और यहाँ पे सर्च का चित्र टाइप से बना हुआ होगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा। आपको जो भी ढूंढना है, जो भी जानकारी आपको नहीं है, उस शब्द को आप यहाँ पे लिखेंगे। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी के लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं। अभी मैं आगे प्रैक्टिकल में आपको ये सब बताऊंगी। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए होते हैं, वहाँ पे आप हिंदी पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ हिंदी आ जाएगी। किंतु आपको यह बात याद रखनी होगी कि यहाँ पे जब आप हिंदी में लिखेंगे तो आप हिंदी भाषा में नहीं लिख सकते हैं। क ख ग का प्रयोग करके या अक्षरों का प्रयोग करके, मात्राओं का प्रयोग करके आप नहीं लिख सकते हैं। आपको वो हिंदी इंग्लिश में लिखनी होगी। जैसे आप फेसबुक वगैरह पे चैटिंग करते हैं उस प्रकार से आपको वहाँ पे हिंदी को लिखना होगा। जैसे मेरा नाम, मैं बोल रही हूँ मेरा नाम, तो मुझे यहाँ MERANAM नाम, इस प्रकार से शब्दों को लिखना होगा। और वो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी और फिर यहाँ गूगल के एक आइकन पे क्लिक करूंगी तो उससे संबंधित ये मेरे को बहुत सारी वेबसाइट्स खोल के देगा, वेबसाइट्स के नाम देगा, लिंक देगा और उनमें से मैं एक एक पे क्लिक कर करके उसके बारे में पढ़ सकती हूँ। किंतु यहाँ से हमारी हिंदी की समस्या का समाधान नहीं होता, इसलिए मैं हिंदी के लिए आपको दूसरा एक और तरीका बता रही हूँ कि इसी google.com वेबसाइट पे भी आप जाएंगे। इसको जैसे आप खोलते हैं तो ऊपर की तरफ एक यहाँ पे मोर नामक टैब बनी हुई होती है, MORE, और इस टैब के वहाँ पर एक इस प्रकार का कॉम्बो बटन आपका बना हुआ होता है। अभी ये सभी कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल में बताने वाली हूँ। इस कॉम्बो बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर कुछ बहुत सारे सब मेनूज जो है खुल के आ जाएंगे। इसमें एक हमारा होता है ट्रांसलेटर, TRANSLATOR, ट्रांसलेटर। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक नई विंडो आपके सामने खुल के आएगी और उस विंडो में आप जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको ऊपर की तरफ भाषा चेक करेंगे कि इंग्लिश की भाषा को हिंदी में चेंज करना है तो आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे और उसमें कन्वर्ट बटन होता है, एक बटन होता है जो चेंज करने का काम करता है, ट्रांसलेट नाम से। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरफ उसकी हिंदी लिखी हुई आ जाएगी। आप केवल हिंदी और इंग्लिश ही नहीं, किसी भी भाषा में आपके डाटा को चेंज कर सकते हैं। यहाँ अब आपको नेक्स्ट समस्या ये है कि हमें इंग्लिश आती ही नहीं है, पहले हम इंग्लिश लिखेंगे कैसे यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए। तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि आप यहाँ पे उस टॉपिक को सर्च करेंगे। जैसे आपको इंटरनेट के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंटरनेट या इंटरनेट क्या होता है और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारी वेबसाइट्स की लिस्ट आएगी। मैं आपको यह बता देती हूँ कि एनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया ये विश्व की सबसे बड़ी डिक्शनरी होती है और इसमें लगभग सभी शब्द आपको विश्व के मिल जाते हैं। आपकी चाहे साइंटिफिक खोज हो या आप कॉमर्स के शब्द ढूंढ रहे हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड शब्द हो, सारे शब्द आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एनसाइक्लोपीडिया वाली वेबसाइट का नाम भी आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें या आप किसी पे भी जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसके अंदर आपने जो लिखा है उसके बारे में बहुत सारे डिटेल लिखी हुई मिलेगी। अब आप वहां जाकर उस इंग्लिश के मैटर पर माउस को रख के डबल क्लिक करके और पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। जहां तक की भी आपको इंग्लिश लेनी है वहां तक आप पूरी सेलेक्ट करके Ctrl+C दबाएं, उससे उसकी कॉपी होगी और फिर आप वापस हमारे गूगल ट्रांसलेटर पे जाके और इधर वाले बॉक्स में Ctrl+V दबाएं, इधर वाले बॉक्स में क्लिक करके Ctrl+V दबाएं, उससे आपका पूरा इंग्लिश का मैटर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और फिर आप इधर भाषा देखें, इंग्लिश टू हिंदी होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसी प्रकार के कॉम्बो मिलेंगे जहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसको हिंदी पे क्लिक करेंगे इधर की तरफ और यहाँ ट्रांसलेट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितना भी आपने कहा इंग्लिश में जो आपने यहाँ मैटर पेस्ट किया था उसकी हिंदी की ट्रांसलेशन इधर की तरफ आपको मिल जाएगी। किंतु एक प्रॉब्लम है कि इंटरनेट पे हमें हिंदी अच्छे तरीके से बिल्कुल सही बने हुए वाक्य नहीं मिलते। ये कॉमन सेंस हमें स्वयं लगाना होता है, किंतु हम धीरे धीरे यदि कोशिश करें तो इस काम को भी आसानी से कर सकते हैं। कुछ शब्द हैं जो मैं अभी आपको बताना भूल गई थी, तो आइए देखते हैं उन शब्दों के बारे में।
उन टर्म्स के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है आपकी कनेक्शन या कनेक्टिविटी। इंटरनेट से जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कनेक्शन या कनेक्टिविटी कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया ये कई प्रकार के होते हैं, किंतु यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कनेक्शन कैसे लिया जाता है या कनेक्शन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ISP होते हैं, आप मोबाइल की में जिनकी सिमें यूज़ में लेते हैं वैसे ही वो सभी ISP होते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर पे बात कर सकते हैं। वो लोग सब एक टोल फ्री नंबर भी देके रखते हैं, उन पे बात कर सकते हैं। जैसे BSNL जो है ये भी एक ISP है और इसमें इसका भी मोबाइल नंबर वगैरह या फ़ोन नंबर वगैरह हमें इसकी वेबसाइट पे मिल जाता है, वहाँ से हम फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे BSNL का अगर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पर हमें एक फॉर्म भरने को दिया जाता है। वो फॉर्म भर के आप वहाँ पे सबमिट कराएंगे और इसके बदले में हम उनको कुछ चार्ज देंगे। और जैसे आप मोबाइल में सिम लेते हैं, अलग अलग प्रकार के प्लान्स आपको मिलते हैं, ठीक इसी प्रकार से इंटरनेट भी अलग अलग प्लान्स के साथ आपको मिलता है। तो आप प्लान चूज करेंगे कि हमें कौन सा प्लान लेना है। जैसे कि आप अनलिमिटेड इंटरनेट प्रयोग करने वाला प्लान भी ले सकते हैं और लिमिटेड वाला भी प्लान ले सकते हैं, जिसमें मंथली अमाउंट आपका फिक्स आता है या फिक्स नहीं आता है। कई प्रकार के प्लान होते हैं, आप उसमें से कोई सा भी प्लान चूज कर सकते हैं आपकी आवश्यकता के अनुसार। वो जो भी आप प्लान लेंगे उसके अनुसार पेमेंट आपको वहाँ जमा कराना होगा और उस पेमेंट को जमा कराने के बाद वहां से आपको एक कूपन दिया जाएगा या आपको एक यूजर नेम और एक पासवर्ड दिया जाएगा और आप इस कनेक्शन को एक्टिव करेंगे। या तो आप वहां से ही करवा सकते हैं किसी से, या अगर आपको जानकारी है तो आप स्वयं कर सकते हैं, या आप अपने हार्डवेयर जो भी आपका कंप्लीट करता है, आपने जिससे सिस्टम खरीदा है या जिससे आप सिस्टम पे काम करवाते हैं उसको बुलवा के उस कनेक्शन को करवा सकते हैं। हालांकि करने में कुछ नहीं है, धीरे धीरे जैसे आप इंटरनेट समझेंगे तो ये सब बातें आपकी समझ में आ जाएंगी कि उनकी वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट को खोल के और हमारे पास वहाँ पे सामने सारे ऑप्शन मिलते हैं, वहाँ हम जाके लॉगिन पे क्लिक करते हैं और अपने आप वो हमें एक नया वो खोल के देता है। तो वहाँ पे हमें अपना जो यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया है वो डालना होता है। वो डाल के हम फिर जो भी इसके आगे कमांड है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें नई इंफॉर्मेशन खोल देगा। वहाँ पे जाके हम अपने नए पासवर्ड को डाल सकते हैं। हमें पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए ताकि हम वो पासवर्ड जो है पुराना जो और लोग उसे जानते हैं तो वो लोग उसका यूज ना कर सके, फिर हम अपने इंटरनेट के कनेक्शन को अच्छी तरीके में ले सकते हैं। तो किसी भी कंपनी का कनेक्शन आप इस प्रकार से ले सकते हैं। कनेक्शन जब हम लेते हैं तो आजकल आइडिया और रिलायंस और ये बहुत सारी जो कंपनियां हैं इनमें भी बहुत सारे प्लान आ रहे हैं। यदि आप कंप्यूटर में कनेक्शन चाहते हैं तो अलग थोड़ा सा हमें प्रभाव होता है और अलग यूज हमारा हो जाता है। यदि मोबाइल में कनेक्शन चाहते हैं तो आप इन कंपनियों के कनेक्शन आसानी से ले सकते हैं। मॉडेम क्या होता है? तो नेक्स्ट टर्म हमारी होती है मॉडेम। ये दो शब्दों से मिलकर बना है मॉडेम। मो का अर्थ होता है मॉड्यूलेशन और डेम का होता है डी मॉड्यूलेशन। इन दो शब्दों से मिलकर हमारा शब्द बना है मॉडेम। ये दो प्रक्रियाएं होती है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। आइए हम जानते हैं कि ये दोनों प्रक्रियाएं क्या होती हैं। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में जो है आप जानते हैं कि इंटरनेट पूरा टेलीफोन केबल के माध्यम से या वायरलेस भी हो सकती इन कनेक्शंस के माध्यम से भी वर्क करता है। तो यहाँ हमें स्पेशली जरूरत होती है मोबाइल की या टेलीफोन केबल्स की या वायरलेस कनेक्शन भी हो तो हमें किसी न किसी ASP की आवश्यकता होती है। उसका जो हमें मॉडेम मिलता है तो वो वास्तव में क्या करता है कि हमारे जो कंप्यूटर के सिग्नल होते हैं, संकेत होते हैं, वो डिजिटल सिग्नल होते हैं और टेलीफोन लाइन के जो सिग्नल होते हैं वो एनालॉग सिग्नल होते हैं। एनालॉग मीन्स कंटिन्यू चलने वाले, लगातार चलने वाले, एक ही रफ्तार से चलने वाले सिग्नल। और डिजिटल मीन्स डिजिट के रूप में, जिनमें डिजिटल पल्स चलती है। ये मैं आपको फंडामेंटल का जो टॉपिक है प्रारंभिक जो डिजिटल है मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप
उसको ध्यान से देखें तो आपका ये बेस वहां क्लियर होगा। कंप्यूटर के जो सिग्नल होते हैं वो डिजिटल सिग्नल होते हैं और फोन के जो सिग्नल होते हैं, संकेत होते हैं, वो एनालॉग सिग्नल होते हैं। मॉडेम जो है कंप्यूटर के सिग्नल को फोन के सिग्नल में और फोन के सिग्नल को कंप्यूटर के सिग्नल में चेंज करते हैं, यानी कन्वर्ट करने का काम करते हैं। हम जब भी कोई काम इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो हमारा जब यहाँ से हम मेल भेज रहे हैं या कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं तो ये हमारे मॉडेम में जाती है। फिर हमारा मॉडेम इसमें कंप्यूटर की भाषा को, कंप्यूटर के जो सिग्नल हैं उन सिग्नल्स को टेलीफोन लाइन के सिग्नल में चेंज करता है। फिर हमारा मॉडेम उसको टेलीफोन लाइन के माध्यम से आगे भेजता है हमारे सर्वर तक या जहाँ भी हम भेज रहे हैं। सर्वर के मॉडेम में ये पुनः जाते हैं, सर्वर का मॉडेम पुनः इन्हें अभी एनालॉग फॉर्म में कैच करता है और फिर इन्हें एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में चेंज करता है और फिर सर्वर के कंप्यूटर पे इनको भेजता है। तो ये कार्य मॉडेम का होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। मॉडेम मॉड्यूलेशन प्लस डीमॉड्यूलेशन। कुछ और आवश्यक टर्म्स हैं। डाउनलोड, सर्वर के कंप्यूटर से इंटरनेट के माध्यम से कभी जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर या कोई गाना या कोई वीडियो या कोई फाइल अपने कंप्यूटर से लेते हैं तो उसे डाउनलोड कहा जाता है। एक तरह से सर्वर के कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में कॉपी होना, डाउनलोड एक प्रकार से कॉपी है। अपलोड, हमारे कंप्यूटर पे से हम किसी फाइल को, वीडियो को या फोटो को या गाने को जब इंटरनेट पे डालते हैं, विश्व में सब लोग उसे देखें, ये वाला कार्य करते हैं, तो इसे अपलोड कहा जाता है। आईडी, आईडी का पूरा नाम होता है आइडेंटिफिकेशन। ईमेल आईडी मीन्स मेल के लिए एक आईडी बनाना, और ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको आगे बताया हुआ है। इन सबके बारे में आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी, यहाँ हम टर्म्स को ही समझ रहे हैं। तो आईडी होती है आइडेंटिफिकेशन। किसी भी वेबसाइट के हम अगर रेगुलर कस्टमर हैं या व्यूअर हैं और हमें अक्सर उस पर काम करना होता है तो हम उसके द्वारा दिया हुआ एक फॉर्म भरते हैं। कुछ सभी की वेबसाइट के अलग अलग स्टेज होते हैं जहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, हम उनको आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट करते हैं और फिर वो हमें एक फॉर्म खोल के देते हैं, जिस फॉर्म को हम भरते हैं और फिर सबमिट करते हैं। तो वो जो हमारी पूरी डिटेल जो हम भर के देखते हैं वो उनके रिकॉर्ड्स में ऐड हो जाती है। उनका एक पूरा डाटाबेस होता है जिसके अंदर जितने भी व्यूअर्स फॉर्म भरते हैं उन सब की जो है डिटेल वहाँ रिकॉर्ड होती है, पूरा रिकॉर्ड या मेंटेन होता है। तो इस प्रकार से अपनी भी फॉर्म जब हम भरते हैं तो वो वहाँ रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है और वही हमारी आईडी होती है। वो हमें एक जो हम वहाँ पे भरते हैं उसके अनुसार हमें यूजर नेम और पासवर्ड हमें खुद तैयार करना होता है फॉर्म के दौरान, और फिर वही फॉर्म में हम जब भी चाहें तो उस यूजर नेम और पासवर्ड को डाल के साइन इन हो सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैंने अपनी आगे वीडियो में आपको बताया हुआ है। आप अगर ध्यान से सभी वीडियोस को सुनेंगे, देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से सभी कुछ इंटरनेट के बारे में या कंप्यूटर के बारे में सीख सकते हैं। नेक्स्ट शब्द हमारा है चैटिंग। इंटरनेट पे बातचीत करने की जो प्रक्रिया होती है उसे चैटिंग कहते हैं। ये बातचीत करने की प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है: टेक्स्ट चैटिंग, वॉइस चैटिंग और वीडियो चैटिंग। टेक्स्ट चैटिंग जब हम लिख के चैट करते हैं, किसी भी दूसरे व्यक्ति से लिख के बात करते हैं तो वो टेक्स्ट चैटिंग कहलाती है। जब बोल के बात करते हैं तो वो वॉइस चैटिंग कहलाती है। बोलने के लिए हमारे पास भी माइक होना चाहिए और जिससे हम बात कर रहे हैं उसके पास भी माइक होना चाहिए। यदि हम देख के बात करते हैं तो उसे वीडियो चैट यानी वीसी कहते हैं। इसमें हम एक दूसरे को बिल्कुल आमने सामने देख सकते हैं, पूरी तरीके से बातचीत कर सकते हैं और इन सभी प्रोसेसेस को या इन सबको डिटेल में हम प्रैक्टिकल की आगे की जो वीडियोज हैं उनमें समझेंगे। अभी हमने इनकी कॉमन टर्म्स को समझा है।